नमस्कार, द बीआईटीएन से मैं रंजन कुमार। मैं एक युवा समाज सेवी बड़का गांव और मैं 2015 से सोशल वर्क करते आ रहा हूं कि क्षेत्र में देख रहे आए दिन बहुत सारी दिक्कत हो रही है। इतनी बड़ी कंपनी आने के बाद भी हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हो रहा, विकास का कोई दरिया नहीं बह रहा है। समाज सेवा भी एक बहुत बड़ी धर्म है और समाज सेवा से भी बहुत कुछ मिल सकता है। समाज सोसाइटी में इज्जत कमाना ही सबसे बड़ी बात है। पैसा तो बहुत कमाते हैं मगर इज्जत कमाने में भी बहुत समय। पहला मेरा जुनून है कि हमारा क्षेत्र में बिजली का समस्या से निजात दिलाना और मैं बहुत जल्द बड़कागांव प्रखंड और केरेदाड़ी प्रखंड में हम 20 से 22 घंटा बिजली उपलब्ध करवाएंगे। जैसे कि पिछले दिनों त्रिवेणी सैनी के जो वर्कर्स हैं उनकी हड़ताल थी। प्रशासन 19 वर्करों को अरेस्ट कर ली है। मजदूर हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था और अपना मांग को लेकर बैठा था। और हमारे जो 19 मजदूर हमारे भाई जो जेल गए, हमारे चाचा जो जेल गए हैं, वो निर्दोष है। मैं जल्द से जल्द उन लोगों को छुड़वाने के लिए जितना प्रयास कर रहा हूँ। बेल दाखिल हो चुका है और 15 से 20 दिन में हमारे मजदूर छूट कर आ जाएंगे। जब विधायक के अप्रोच के बाद मजदूरों को जेल भेज दिया गया तो आपको लगता है कि आप मजदूरों को सहयोग कर पाएंगे? हमारे विधायिका मैम को भी बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस जगह पे धरना हो रहा था वहाँ पे आने का छोड़ के कोर्ट में जाके अब बस में 4 घंटा बैठ के अपना ड्रामाबाजी करके चले। ये तो कंपनी का भूल है। ये कभी सोचे भी नहीं कंपनी की यहाँ के वर्कर को हटा सकते हैं। सरकार जो वादा किए वो तो वादा भी अपने खुद पूरा नहीं कर सक रहे हैं। इस विषय में हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री से बहुत जल्द मिलने वाले। नमस्कार, द बीआईटीएन से मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं द बीआईटीएन का शो सरोकार। आज सरोकार में हमारे साथ हैं सोनू उर्फ शाहिद, जो समाज सेवी हैं। इन्हें लोग समाज सेवी के नाम से जानते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि समाज सेवा का इनका जुनून है, कब से सवार हुआ और ये समाज सेवा में आखिर कितने हद तक आगे जाना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। चलिए सोनू जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो सोनू जी आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। क्यों? सबसे पहले मैं इस चैनल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक युवा समाज सेवी बड़कागांव नियर रेंज ऑफिस मुस्लिम मोहल्ला का निवासी हूं और हमारा फादर का नाम एमडी नईम है और मैं 2015 से सोशल वर्क करते आ रहा हूं। बीच बीच में मैं मदर टेरेसा फाउंडेशन और भी सारे एनजीओ से जुड़कर काम किया। मैं 2019 के बाद से जो मैं समाज सेवी का काम करना चालू किया, तो मैं समाज सेवी काम करते करते लोग की समस्या का समाधान के लिए काम किया। क्षेत्र में देख रहे आए दिन बहुत सारी दिक्कत हो रही है। हमारे क्षेत्र में डेवलप नहीं हो सक रहा है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत को देखकर हमने ये कदम उठाया कि अब हम समाज सेवी के क्षेत्र में काम करें। मैं एक युवा हूँ, युवा सोच है, तो युवा समाज सेवी के नाते अब मैं काम करूँ, क्षेत्र की समस्या को अवगत कराऊँ, जो हमारे से चल बन सके वो कर दे। और मेरा पहला संघर्ष है कि बड़कागांव प्रखंड और केरेदाड़ी प्रखंड में मूल समस्या बिजली का समस्या जो है, इससे हम निजात दिलाने का काम करेंगे। ये मेरा पहला संघर्ष है। और हमारे क्षेत्र में देखिए बहुत सारी इतनी बड़ी कंपनी आने के बाद भी हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हो रहा, विकास का कोई दरिया नहीं बह रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप एक युवा समाज सेवी हैं। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सोनू जी कि आप अभी युवा हैं और अभी आपकी उम्र है। इस उम्र में लोग बिज़नेस करते हैं, धंधा पानी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पैसे कमाने की जुगत में रहते हैं कि हम अमीर बने और बहुत तरह का आगे तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन आप इस उम्र को, इस गोल्डन उम्र को समाज के सेवा में बिताना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने उम्र को बर्बाद कर रहे हैं समाज सेवा के पीछे? देखिए, उम्र के बर्बाद करने की बात नहीं। समाज सेवा भी एक बहुत बड़ी धर्म है और समाज सेवा से भी बहुत कुछ मिल सकता है। पैसा तो ज़िंदगी भर कमाना है ही है। पैसा कमा के बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, मगर समाज सोसाइटी में इज्जत कमाना ही सबसे बड़ी बात है। पैसा तो बहुत कमाते हैं मगर इज्जत कमाने में भी बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए मेरा शुरू से संघर्ष है कि अपना पार्ट टाइम भी हमारा बिजनेस चलता है, बिजनेस से भी हम जुड़े हुए हैं। पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं और जो हमारा फ्री टाइम होता है वो टाइम हम अपना सोशल वर्क समाज सेवा में ही लगा देते हैं। इस चीज़ का बिजनेस आपका? हमारा एग्रीकल्चर खाद का अपना दुकान है बड़कागांव टैक्सी स्टैंड के पास, वहाँ भी हम देखते हैं। और अपना जो फ्री टाइम होता है वो टाइम पे हम सोशल वर्क समाज सेवा कर रहे हैं, क्षेत्र की समस्या से अवगत हो रहे हैं। यानी इनका बिजनेस भी है, ऐसा नहीं है कि ये समाज सेवा में केवल पूरा अपना समय दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अपना धंधा पानी करने के अलावे लोग जो अपना समय जो बच जाता है उसको जो बर्बाद करते हैं, कहीं बैठ करके, कहीं कोई ताश खेलता है, कहीं चाय पीता है, कहीं को बैठता है। लेकिन ये जो बचा हुआ समय होता है अपने बिजनेस से, उस समय को ये समाज सेवा में लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सोनू जी, आप जो है बिजली की समस्या को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सावधान रहते हैं कि बिजली बहुत दिक्कत है इस इलाके में। बात भी सही है।
तो बिजली की जिस तरह से चरमराई व्यवस्था है, आपको लगता है कि आप दिन रात जिस तरह से लगे हुए हैं, कहीं अगर बिजली कट जाती है तो आप तुरंत दौड़ते हैं, देखते हैं, आपका पोस्ट भी वायरल होता है कि फलाने जगह बिजली कटी हुई है, हम हैं यहाँ पे, मिस्त्री लोग भी है और हम अधिकारियों से संपर्क भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस प्रयास से क्षेत्र में बिजली सुधार हो पाएगी? देखिए सर, हमारा पहला संघर्ष और पहला मेरा जुनून है कि हमारा क्षेत्र में बिजली का समस्या से निजात दिलाना, और मैं बहुत जल्द बड़कागांव प्रखंड और केरेदाड़ी प्रखंड में हम 20 से 22 घंटा बिजली उपलब्ध करवाएंगे। अभी हमने 2 से 3 दिन पहले भी हमारे बिजली प्रबंधक जीएम साहब से मिले थे, हमने उनसे हमारी बात हुई थी, तो हमने जीएम साहब से यही कहा कि जीएम साहब का कहना था कि हमारे भी कुछ काम चल रहा है सब स्टेशन में, ये काम हो जाने के बाद सोनू जी अगर बिजली का जो समस्या वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आगे उच्च अधिकारी से बात करके पहला मेरा प्रयास ही है कि 20 से 22 घंटा बिजली उपलब्ध हो। बिजली की समस्या के साथ साथ आपको देख रहा हूँ कि कुछ और भी जो समाज की समस्याएं हैं, कुछ और भी इलाके में क्षेत्र में समस्याएं होती है, उसको लेकर के भी आप तत्पर रहते हैं। जैसे पिछले दिनों जो आंधी तूफान आया था, उसमें पेड़ कुछ गिर गए थे सड़क पे, मेन रोड पे बड़कागांव के, जिसको आपने हटवाने में मदद किया। कुछ गड्ढे थे बड़कागांव ट्रैकर स्टैंड के पास, वहाँ भरवाने में कुछ आपने मदद किया। तो इस तरह की समाज सेवा आप कर रहे हैं, बिजली के अलावा भी आप कर रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस तरह का समाज सेवा करके आप एक समाज सेवी ही रहेंगे या फिर आगे की कुछ आपने सोच रखा? देखिए, हमारा सोच शुरू से ही है कि हम समाज सेवी बनकर रहूं, समाज का सेवा करूं। मैं समाज के सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर पर खड़ा हूं, और क्षेत्र में हमारा समाज सेवा ही से हमको जाना जाए, और हम समाज के सेवा के लिए आगे तो सोचा नहीं है कुछ, मगर समाज सेवा ही करना चाहते हैं। फिलहाल अभी आपने कुछ नहीं सोचा है, समाज सेवा आप करना चाहते हैं और आगे जैसा होगा फिर देखा जाएगा। जी चलिए, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं आपसे कि पिछले दिनों त्रिवेणी सैनिक के जो वर्कर्स हैं उनकी हड़ताल थी, भत्ते और वेतन और कुछ मांगों को लेकर के, उनके आधारभूत मांगों को लेकर के, जिसे लोग जायज़ भी ठहरा रहे हैं। लेकिन कोरोना का गाइडलाइन का मतलब उल्लंघन करने के नाम पे प्रशासन 19 वर्करों को अरेस्ट कर ली है, और उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया आई। जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनके घर आप जा कर के मिले हैं, उनसे, उनके परिवार वालों से बात की है, उन्हें आप आश्वासन दिए हैं कि हम उन लोगों को छुड़ाएंगे, बेल करवाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हम उसमें पैसा खर्च करेंगे। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आपने ये भी कहा कि कंपनी जो है दबंगई दिखा रही है, तो कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है, इससे आप सीधा टक्कर ले रहे हैं, आपको नुकसान होने का डर नहीं लगता है कि कंपनी आपको टारगेट करेगी? देखिए, कंपनी, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिवेणी सैनिक से लड़ाई मजदूर का है, मजदूर उसके पास काम करता है, मजदूर हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था और अपना मांग को लेकर बैठा था, और वो कागजाती के मांग बैठा था। सभी जगह पर अपना परमिशन दे चुका था कि आज हम इतना तारीख से 26 तारीख से हम बैठेंगे, और कोविड-19 को पालन करते हुए आपस में दूरी बनाकर बैठे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिवेणी सैनिक ये दोनों पार्टनर में चल रहा है, और जिस तरह त्रिवेणी पहले जो यहाँ के जनता को जो लाभ दे चुका है, वो चीज़ को सैनिक ख़त्म करना चाह रहा है, तो ये हो नहीं सकता है। पहला है कि सैनिक तो यहाँ पे अभी जो अत्याचार कर रहा है, यहाँ के अपना दबदबा दिखा रहा है, पुलिस प्रशासन के सपोर्ट लेके जो आज हमारे 19 मजदूरों को जेल भेज दिया गया, ये सब बहुत बड़ी निंदा है, और ये मजदूर निर्दोष है। मजदूर को ले जाने से बहुत ही अफसोस की बात है। हमने जैसे ही हमको खबर मिला तो हमने पूरी परिवार से जाकर मिलकर समस्या को समाधान किया, और उन्हें कहा भी है कि अगर आपको कोई चीज़ का भी अगर दिक्कत हो तो मैं आपके तर्क पर खड़ा हूँ। कब तक वो मजदूर वापस आ जाएंगे, आप उसके प्रयास में लगे हो? देखिए, हमारा बात हुआ है, अभी हमारे हजारीबाग में बेल दाखिल हो चुका है, और 15 से 20 दिन में हमारे मजदूर छूट कर आ जाएंगे, समझे। आप ये बता दीजिए कि मजदूर जब आंदोलन में थे, धरने पर थे और उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था, तो विधायक अम्बा प्रसाद भी इसका विरोध कर रही थी। उन्होंने धरना दिया जाकर के बस में, उस बस में जिस बस में ले जा रहा था मजदूरों को। जब विधायक के अप्रोच के बाद, उनके धरना प्रदर्शन के बाद भी मजदूरों को जेल भेज दिया गया, तो आपको लगता है कि आप मजदूरों को सहयोग कर पाएंगे? देखिए सर, हम स्थानीय हमारे विधायिका मैम को भी बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस जगह पे धरना हो रहा था, वहाँ पे आने का छोड़ के वो हजारीबाग में, अगर उतने ही उनको इस मजदूर, इस भाई से प्यार था, तो बड़कागांव थाना में भी आके ये काम हो सकता था। ये नहीं कि कोर्ट में जाके अब बस में 4 घंटा बैठ के अपना ड्रामाबाजी करके चले आए। इसमें आपको क्या लगता है कि वो अपना केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा साध रही? सबसे बड़ी ये वो राजनीतिक चमकाना चाहती है, और अभी तो बहुत सारे उस प्रॉब्लम है क्षेत्र में, उस चीज़ को तो उसको दिखाई नहीं देता है। हमारे क्षेत्र में आदमी भूखा मर रहा है, तो वो रांची में जाके मजबूरी देख रही है, चतरा में देख रही है। यही सब को लेकर बहुत अफसोस की बात है। अब त्रिवेणी सैनिक जो
चाह रही है वो हो नहीं सकेगा। आज हमारे 19 मजदूर अगर चले गए निर्दोष को कंपनी चाह रही कि हम 19 मजदूर को जेल भेज के यहाँ के जनता को डरा दें। यहाँ के जनता डरने वाले में से नहीं है, अपने मांग अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। और असल बात कंपनी का वो वर्कर है। इससे पहले जब त्रिवेणी जो चीज़ बोनस दे रही थी, वहाँ के वर्करों को सब सुविधा फैसिलिटी दे रही थी, वो चीज़ भी सैनिक करे। सैनिक फिर इसमें कहाँ दबाव डाल रही है, सैनिक फिर इस पर कहाँ अत्याचार कर रही है। सैनिक चाह रही है कि हम यहाँ पे बंद कर दे। लोगों का कहना है, अंदरूनी एक खबर निकल के आ रही है कि जो कंपनी है वो यहाँ के जो लोकल मजदूर हैं वो लोग को नहीं रखना चाहती, इसलिए उन लोग को हटाने का बहाना ढूंढते आ रही है। इसलिए वो अपना अड़ियल रुख अपनाई है, मजदूरों का बात नहीं सुन रही है, लोकल मजदूरों का, और इसी बहाने बहुत सारे मजदूरों को छटनी करने का प्रयास कर रही है। ये तो कंपनी का भूल है। ये कभी सोचे भी नहीं कंपनी की यहाँ के वर्कर को हटा सकते हैं। हमारा स्थानीय वर्कर बड़कागांव प्रखंड, केरेदाड़ी प्रखंड का जितना भी वर्कर है वो कभी हटा नहीं सकता। हटा कैसे नहीं सकती है? चुरचू में देखिए, नापी जब हो रहा था वहाँ घर बार लोगों का जा रहा था, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि हम लोग को सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, हम लोग घर बार अपना नापने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। तो उसमें से कुछ लोग थे जो कंपनी में काम कर रहे थे, उन लोग 6-7 लोगों को शायद निकाल दिया गया। तो कंपनी तो जब चाहती है निकाल देती है। देखिए, जिस समय चुरचू में नापी हो रही थी उस समय हमारे सूचना मिला था, हमने उस क्षेत्र में भ्रमण भी किया था, जा के लोग से मिले थे। और उसी तत्काल में उसका 2 दिन के बाद हमारे हजारीबाग टाउन हॉल में माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मिले थे। हम उसको मांग पत्र भी सौंपे थे कि जल्द से जल्द जो अभी हमारे क्षेत्र में विस्थापित हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाया जाए। विस्थापित नीति अभी तक लागू नहीं हुआ है। कंपनी जबरन जो विस्थापित कर रही है, इनके पास क्या प्रमाण है जो वो विस्थापित करेगी? विस्थापन नीति लागू नहीं हुई है। विस्थापन नीति को लेकर के अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री को भी सौंपा है, और अपने नेता है कांग्रेस के, उनको भी इन्होंने आवेदन सौंपा है कि विस्थापन नीति जल्द से जल्द लागू किया जा सके। क्या आपको लगता है कि सरकार में रह करके विस्थापन नीति लागू किया जा सके, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सके, बिजली नीति, ये सब सारे जो है विधायक जो झूठ मूठ का ये बनाते रहती हैं कि आवेदन हम दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो विस्थापन नीति बनवा रहे हैं, सत्ता में रह करके भी क्या ये नौटंकी इनकी कर रही है या फिर इनकी बात सरकार नहीं सुन रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी ये गठबंधन की सरकार है और फुल बहुमत की सरकार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमारे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ऐसा विधायक चुन के गए जो 1 लाख वोट मिला यहाँ के जनता का। यहाँ के जनता को पसंद हुआ कि इस बार यहाँ का विधायक हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, मगर वो वादे उन लोगों का अधूरा हो गया। और विधायक जी तो कहते हैं कि हम तो लड़ ही रहे हैं, और कल देखिए 2-4 दिन पहले उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिससे ये पता चल रहा है कि प्रशासन उनका सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। आपको क्या लगता है, सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है या फिर ये सरकार के पास सही से बात रख नहीं पा रहे हैं? असल बात देखिए, सरकार काहे नहीं सुनेगी? अभी गठबंधन की सरकार है, सरकार तो सबके लिए बैठे। सरकार जो वादा किए हो तो वादा भी अपने खुद पूरा नहीं कर सक रहे हैं। और स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद अगर सरकार से खुल के अपनी बात करेंगे तो सरकार काहे नहीं सुनेगी? इस विशेष में हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री से बहुत जल्द मिलने वाले हैं जाके इस समस्या को लेकर। और अभी तो मैं सबसे पहले, जब तक ये विस्थापित नीति लागू नहीं हो जाता तब तक हमारे क्षेत्र में विस्थापित होने नहीं देंगे। इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े वो संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। शाहिद जी का ये कहना है कि विस्थापन नीति जब तक सरकार लागू नहीं करेगी तब तक जैसे तैसे कंपनी के डराने और धमकाने से हम लोगों को, यहाँ की जनता को विस्थापित नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। देखिए, विस्थापित अभी कैसे हो गए? हमारे झारखंड राज्य सरकार का कोई ऐसा सूची लागू नहीं हुआ, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है, तो हम कंपनी के कहने से कैसे विस्थापित होने दें? हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र सरकार का अगर आदेश आ जाए, सरकार का नियम का पालन अगर नहीं हो, तब ये कंपनी के कहने से विस्थापित कभी नहीं हो सकता। हमारे जनता हमारे साथ है, जनता के हक अधिकार के लिए जितना भी संघर्ष, जितना भी लड़ाई लड़ना पड़े, लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग डरने वाले में से नहीं। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि यहाँ पर बिजली की समस्या को लेकर के आप तत्पर रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिजली जो है आजकल बहुत ज़्यादा ही कट रही है, तो कहीं जो सार्वजनिक जो बिजली है जो जनता के लिए है, उस बिजली का इस्तेमाल कंपनी तो नहीं कर रही है अपने लिए? क्योंकि रात में ज़्यादा बिजली कटती है। कुछ लोग का कहना है कि कन्वेयर बेल्ट में टेस्टिंग वगैरह होता है तो उसमें बिजली खपत हो जाता है, जिसके चलते लोड शेडिंग कर दिया जाता है, इधर बिजली काट दिया जाता है। आपको इसके बारे में जानकारी? देखिए, ये बात तो कंपनी का जो बिजली का बात है ये तो मुझे पता नहीं है। इसकी जानकारी मुझे पता चला है किसी के मुंह से। मगर ये सबसे बड़ी बात है कि अभी जो 33,000 से जो फॉल्ट था, तब 33,000 का फॉल्ट और 10 एम्पियर का जो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लग रहा था, इसलिए बिजली का कुछ 2-4 दिन समस्या रहा।
अब इसके बाद अगर बिजली पे समस्या अगर आता है तो हम लोग उच्च अधिकारी से बात करेंगे, और कंपनी अगर हमारे बिजली को ले यहाँ से अपने तरफ टान रहे हैं तो उस पर भी हम लोग चढ़ाई करेंगे। और बिजली की समस्या, बिजली देखिए हम लोग बिजली वक्त हम लोग बिल दे रहे हैं। स्थानीय लोगों से हम बात किए थे जो कंपनी के खदान के साइडिंग में उन लोगों का जिनका इलाका है, उन लोग कह रहे थे कि चूँकि कंपनी का बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा है तो जब उसका नहीं पूर्ति हो पाता है तो जो जनता की बिजली है वो भी वो खींच लेती है, इसकी वजह से इधर बिजली काट दिया जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए असल बात बिजली की जो समस्या है हमारे बड़कागांव प्रखंड, केरेदाड़ी प्रखंड में मैक्सिमम सब लोग बिजली भुगतान कर रहे हैं, सब बिजली बिल जमा कर रहे हैं, तो फिर बिजली की ये ऐसा कंपनी में क्या बात है। तो जब एनटीपीसी बड़कागांव में आए हुए थे तब सब वो 4 से 5 अपना नियम लागू किया था, बिजली फ्री देंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब फ्री देंगे। हमारा फ्री नहीं है ना, तो बिजली सही है। अपने वादे से मुकर रही है, अपने वादे से मुकर रही है। मैं मांग करता हूँ एनटीपीसी से कि आपने जो वादा किया था वो तो पूरा कर दे। यहाँ के जनता को, यहाँ के जनता को नौकरी नहीं चाहिए, यहाँ की जनता आपका नौकरी के लिए नहीं मोहताज है, मगर यहाँ पे जो शुल्क सुविधा है वो पूरा करे। और मूलभूत सुविधाओं को दिया जाए, जैसे बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी मूलभूत सुविधाओं को तो कम से कम दिया जाए, है कि नहीं? देखिए अभी हमारे चले जाइए आप कोलफील्ड एरिया में सीसीएल, टाटा, जिस तरह यही कंपनी एनटीपीसी के सहयोगी कंपनी त्रिवेणी सैनिक आज उड़ीसा में, देखिए उड़ीसा में इतना अच्छा चमका के रखा, लगता है कि हाँ सिटी में आए हुए हैं। और यही कंपनी आज हमारे यहाँ से अरबों खरबों के पर डे का कोयला का उत्पादन कर रहे हैं, मगर अभी तक यहाँ के जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ के जनता को सिर्फ, आपको नहीं लगता कि यहाँ के जनता जो ठगा रहे हैं, यहाँ के राजनीतिक लोगों के लिए के चक्कर में पिस रहे हैं, यहाँ रॉयल्टी चला जाता है राजनीतिक पार्टियों को और ऊपर तक चला जाता है और जनता को कुछ नहीं मिलता है, ऐसा नहीं लगता आपको? सबसे बड़ी बात यहाँ का कंपनी, यहाँ का मजबूरी और यहाँ के जनता का सब कुछ परख लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जिस तरह अंग्रेज राज कर रहे थे, फूट डालो शासन करो, वही नीति हमारे कंपनी भी कर रहे हैं। यहाँ भाई भाई में लड़वा दे रहे हैं, भाई लोग को एकता नहीं रहने दे रहे हैं। इसलिए यहाँ की पूरी मजबूरी से अवगत हो चुके हैं, इसलिए यहाँ के जनता को बुड़बक बना रहे हैं, बुड़बक समझ रहे हैं। इस बुड़बक कब तक बनाएंगे कंपनी? बुड़बक बनाना ये छोड़ दे। जो फील्ड होने के कारण भी आज देखिए बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, ना पानी का सुविधा, ना नली का सुविधा, ना रोड का सुविधा। देखिए आज ही अखबार के माध्यम से पता चला बगल में माइंस खुल रहा है आपका देरिया कला में, बगल में माइंस है, देरिया कला में पानी का सुविधा नहीं का वहाँ के वहाँ तो माइंस तो पानी का सुविधा क्या रहेगा, वहाँ का तो लोगों को शिकायत था। हम गए थे एक बार, बात कर रहे थे कि यहाँ ब्लास्टिंग वगैरह जो होता है और डस्ट जो उड़ता है तो हम लोग का कुआं का, चापाकल का और तरह का जो पीने का पानी है वो और दूषित हो रहा है, और वहाँ की पानी का पीने का जो कोई व्यवस्था कंपनी का कुछ ठोस वैसा कुछ है नहीं। देखिए मैं तो कंपनी पे बहुत ही ये नीति खराब है कि जिस जगह पे आप खनन कर रहे हैं उसके अगल बगल में भी है, आपने कुछ तो उपयोग पानी के, जैसे पानी की समस्या भी हमारे देरिया में है, देरिया कला में, वहाँ सबसे पहले तो डीप बोरिंग कंपनी को करवाना चाहिए वहाँ के जनता को। देरिया नहीं, पूरे इलाके में पानी की समस्या है। जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा में इतनी बड़ी कंपनी हो, अडानी जैसे और एनटीपीसी जैसी कंपनी हो जो कोयला का खनन करती है, अब पूरे इलाके, पूरे देश में, विदेशों में बिजली सप्लाई करती है, वहाँ बिजली की दशा चरमराई है और पानी लोग खरीद के पी रहे हैं। यहाँ तक देवरिया की बात नहीं है, पूरे इलाके के लोग पानी खरीद के भी पीते हैं क्योंकि पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन शुद्ध पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। देखिए पानी की जो समस्या है, पानी की समस्या को लेके हमने 5 डीप बोरिंग के लिए बात किए थे उच्च अधिकारी से, मगर अभी तक हमारा क्लियर नहीं हुआ है। अगर हमारा 5 ये डीप बोरिंग आ जाएगा, मैं सेलेक्ट करूंगा उस जगह पे जहाँ पे हमारे कम से कम 1000 पब्लिक उस जगह से पानी को पी सकते, इस्तेमाल कर सकते। उस जगह पे हमने उस औसा जगह पे 5 जगह डीप बोरिंग करवाने का प्रयास में लगे हुए हैं। उच्च अधिकारी से हमारी बात हो रही है, अभी तो फाइनल नहीं हुआ। अगर हमारा 5 जो डीप बोरिंग अगर आ जाएंगे तो हम बड़कागांव क्षेत्र में और बड़कागांव क्षेत्र के 23 पंचायत में अच्छा जगह पर सेलेक्ट करके हम डीप बोरिंग करवाने का काम करेंगे। यानी आप बिजली के साथ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जनता, इलाके के जनता के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। सोनू जी, एक बात आपको पूछना चाहेंगे, एक प्रकरण हुआ था आपके साथ कुछ महीने पहले की बात है। आपने जो सरकारी एम्बुलेंस था, जो विधायक मद से एम्बुलेंस दिया हुआ था, जिसको आपने, जो कबाड़ में पड़ा हुआ था, ख़राब हो रहा था, जिसको आपने अपने खर्चे से ठीक कराया, लोगों जिसमें कोरोना काल था, बहुत ज़्यादा पीक पर था कोरोना, आपको लगा कि इसको अगर हम एम्बुलेंस को ठीक करवाते हैं तो कुछ लोगों को हेल्प हो जाएगा, क्योंकि उस समय एम्बुलेंस की भी कमी हो गई थी। तो आपने ठीक कराया, अपने पैसे लगा करके लोगों की हेल्प के लिए, यहाँ तक तो सही है, लेकिन अचानक से फिर ऐसा हुआ कि आपके ऊपर केस हो गया। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है सर कि अपने आप में
हम कहना चाहता हूँ कि केस हमारे क्यों हुआ, पहले आप ये बताइए, किस बैकग्राउंड पर केस की थी पुलिस? देखिए, केस इस बैकग्राउंड पे हुआ कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। तो हमारे साथ पॉलिटिशियन वाले लोग राजनीतिक कर दिए कि इसको गिराएं, कैसे गिराने के लिए हमारे साथ ये हमारा केस करके हमारा छवि खराब करने के लिए प्रिंटिंग मीडिया से पेपरबाजी करवाएं। यही सब शिकायत को लेकर हमने सर बड़कागांव सरकारी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य आप जाके देखिए कि हमारे 1 करोड़ का हॉस्पिटल बना हुआ है, आप उसका जायजा लीजिए। 1 करोड़ का हॉस्पिटल बना हुआ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे बड़कागांव प्रखंड में, कोई डेवलप प्रखंड नहीं है। मगर अभी ऐसे हमारी माँ बहन है जो कभी अगर उसके साथ कोई मुसीबत आए, डिलीवरी पेशेंट हो, मुसीबत आए, जिनके यहाँ पैसा नहीं रहे और वो पैसा के कारण वो गाड़ी बुक करके हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सके, तो उस समय हम गाड़ी बनाए। उससे 2 दिन पहले एक कोविड समझकर एक ये आपका मोहटिकरा के एक लेडीज़ वहीं पे स्पोर्ट में डेट कर गई, समझे, हॉस्पिटल के बाहर में। तो उसको कोई छू नहीं रहा है, ना कोई उठा रहा है, डर से कि कोरोना है। ये बीच में ऐसा हवा हो गया था, कोई आपस में सब दूरी बना के रखता था, भेदभाव करता था, सटता नहीं था। उस जगह पे हमने पहुंच कर देखा कि इसको, इस महिला को कोई उठाने वाला नहीं है। तो मैं अपने आप में बहुत मुझे ख़राब लगा कि यार हमारे इतने बड़े हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, एक एम्बुलेंस भी नहीं है, और एम्बुलेंस भी है तो वो कबाड़ में पड़ा हुआ है, कबाड़ से कोई निकाल के उसको। तो कोविड को लेकर हमने बहुत तत्पर खड़ा था, उसको उठा के हमने वो गाड़ी से हमने पहुंचाने का काम किया उसका घर पे। कोरोना महामारी को लेकर हम सोचे कि हॉस्पिटल में जब गाड़ी पड़ा ही हुआ है तो मैं स्थानीय वहाँ के प्रभारी से बीएन प्रसाद जी से हमने बात करके, हम उनसे रिक्वेस्ट करके, विनती करके मांगा कि सर इस गाड़ी को हमको दे दिया जाए। हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके इसको गाड़ी को बना के हम फिर आपको सपुर्द कर दिया जाएगा सर। बीएन प्रसाद से आपने जो गाड़ी लिया था वो मौखिक रिक्वेस्ट से लिया था कि कुछ उनसे लिखित भी लिया? नहीं, मौखिक रिक्वेस्ट पर लिया था सर, बात करके हमने फेस टू फेस बात करके लिया था सर। और बहुत अफसोस की ये बात है कि हमने गाड़ी बना के तुरंत वहाँ पे सपुर्द जिम्मा दे दिया वहाँ के स्थानीय गार्ड को कि सर गाड़ी बनकर आ गया। वो हमारे पास सबूत भी है कि जिस समय हम गाड़ी दे रहे तो उस समय हमारा फोटो है, चाबी देते हुए समय। आपके पर धारा लगा है कि गाड़ी को चोरी करके आप ले? देखिए, हमारे पर धारा 2 धारा लगा है, एक 389 लगा है, एक 420 लगा है। और हमारे पास ये धारा लगा, ये धारा देखा जाए तो देखिए अगर गाड़ी चोरी होगा तो हॉस्पिटल प्रभारी हमारे पर केस करते, उसका अधिकार बनता है। ये नहीं कि हमारा स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ का आज बनता है केस करने का। तो बीडीओ हमारे पास इसलिए केस किया कि उसको कोई राजनीतिक दल के उसके ऊपर प्रेशर देके कि इस लड़का को गिराना किसी तरह भी। आपको क्या लगता है कौन सा राजनीतिक दल, आप नाम लेना चाहेंगे? देखिए सर, अभी तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन राजनीतिक दल से काम किया हमने सर। आपको खुद ही पता होगा, आप मीडिया से हैं कि हम मतलब आपको ये लगता है कि किसी राजनीतिक दल ने प्रेशर करके और हमारी छवि को खराब करने के लिए इस तरह से केस करवाया? जी सर, जी, हमारा छवि खराब। उस केस का अभी क्या हुआ है? देखिए सर, उस केस को लेकर अभी तो कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मैं अभी अपना बेल के लिए बेल लगा दिया हूं और मैं एक निर्दोष हूं। मीडिया के माध्यम से जनता जान रही है कि सोनू अगर गलत होता तो बना के वहां पे सपुर्द जिम्मेवारी नहीं देता, हमने उसको हटा देता। मगर सर अगर हम चोर होता तो हम गाड़ी बना के हॉस्पिटल में जमा नहीं करता। हम इसलिए बनाए थे कि हमारा क्षेत्र में बहुत ऐसे गरीब इलाके हैं जहाँ पे डिलीवरी केस को लेकर आज भी आप देख लीजिए इतना भ्रष्टाचारी है। बात तो सही है, ये बात सही है कि चोरी का जो आरोप आपके ऊपर लगा है, तो मैंने तो देखा गाड़ी बनाने के बाद भी आपकी गाड़ी इस इलाके में ही इधर उधर रनिंग कर रही थी, कहीं बाहर नहीं थी। तो ऐसे में चोरी का जो आरोप है वो कितना सही है वो तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा। लेकिन तो किस बैकग्राउंड पे प्रशासन ने केस किया ये तो कोर्ट आगे फैसला करेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करता हूं, आप इसका उम्मीद करेंगे कि ईमानदारी से जवाब देंगे। आप समाज सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपका नाम भी लेते हैं कि सोनू जी ने बिजली को लेकर के रात में 10 से 11 बजे आपका फ़ोन का और आपके पोस्ट का वेट करते रहते हैं कि शायद बिजली कब आने वाली है, वही बता पाएंगे। तो काफ़ी आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और एक आखिरी सवाल आप बता दीजिए कि आपकी ये लोकप्रियता अगर इसी तरह से बढ़ती रही, समाज सेवा में आप आगे चलते रहें, और तो आप आगे कुछ राजनीतिक दल में घुसना चाहेंगे, कुछ और बड़ा करना चाहेंगे, इलेक्शन वगैरह लड़ने का प्लान है क्या? देखिए सर, अभी तो हम सोचे नहीं है। मैं एक गरीब घर का लड़का हूं और गरीब घर का लड़का भी इलेक्शन लड़ता है, ऐसा बात नहीं। बहुत ऐसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आज चाय बेचते थे, देखिए आज प्रधानमंत्री बन गए, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहें तो आप क्या चुनाव प्रक्रिया में जाना चाहेंगे? सर अभी तो हम कह नहीं सकते कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे हम चुनाव तक जा सकेंगे, उतना तो मेरा माइंड शौक है कि मैं समाज में रहकर, समाज सोसाइटी में रहकर नाम कमाऊँ, समाज का सेवा करूँ, हमारे से जितना भी प्रयास हो हमसे किसी को भला हो जाए, यही सब सोच कर काम कर रहा हूँ। और ये सब अभी तो मुझे कभी अपने आप में उम्मीद भी नहीं जगा कि हम चुनाव लड़े, चाहे हम चुनाव तक हम पहुँचे। यानी सोनू जी का अभी ये कोई फ्यूचर प्लान नहीं है कि राजनीति में जाएं या फिर इलेक्शन लड़े, लेकिन इनका इतनी दिली तमन्ना है
कि हम समाज सेवा में रहें और लोगों की हर समस्या का समाधान करें, चाहे वो जिस तरह की भी समस्या हो। चलिए, सोनू जी से आज बात कर रहे थे, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। शुक्रिया सर, और हम चाहेंगे कि इसी तरह हमारे आपके साथ बना रहे और कभी भी क्षेत्र की समस्या हो आप भी उजागर करें। हम बड़का गांव का बेटा हूं, बड़का गांव में पैदा हुआ और बड़का गांव से बढ़ा हूं, और बड़का गांव के जनता का आशीर्वाद चाहिए, और मैं आशीर्वाद के साथ साथ अपना सोशल वर्क या समाज सेवा का काम करते रहूं, और जनता अगर हमें कहीं अगर ज़रूरत हो तो जनता संतन हमको बुलाए, हम जनता का सेवा के लिए 24 घंटा खड़ा हूँ। चलिए, जो लोग पार्टी पॉलिटिक्स में रहते हैं, जो लोग नेतागिरी करते हैं, जो लोग पेंशन लेते हैं, पैसे कमाते हैं, जनता का टैक्स का पैसा भी वसूलते हैं, वो लोग भी इतने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा नहीं करते हैं जितना निस्वार्थ भाव से हमारे सोनू जी सेवा करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का शो खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।